बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई सिविल सुप्रीमेसी की है, सिविल बालादस्ती की है, जबकि पीपल पार्टी जो ये लड़ाई लड़ना चाहती है लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां और इन मजबूरियों का इजहार जरदारी साहब पीडीएम के एक इजलास में ऐलान भी कर चुके हैं। जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ महाजराई नहीं चाहते और सियासत के अंदर वो अपना बेटा गंवाना नहीं चाहते। जिस जरदारी साहब ने खुल के ऐलान किया था वो ये समझते हैं कि भट्टो खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी है और अब चूंकि उनका एक ही बेटा है तो वो मजीद कुर्बानियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इस सूरत हाल में पीपल पार्टी का पीडीएम में रहने का वैसे ही कोई जवाब नहीं बनता। तो फिर अब जितनी डिबेट हो रही है वो सारी हीलो बहानों से हो रही है। इस वक्त पीपल पार्टी और एएनपी एक तरफ है और पीडीएम की बाकी जमातें दूसरी तरफ खड़ी हैं, जो खुलकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जबकि इंतहाई कमजोर इत्तेहाद पर खड़ी हुकूमत में एक और ग्रुप जहांगीर तरीन की शक्ल में सामने आ चुका है, जो जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ये ग्रुप भी बहुत बड़ी सियासी तब्दीली का बायस बन सकता है। और कहने वाले ये कहते हैं कि अगर इस वक्त पीडीएम एक होती, इख्तलाफात ना होते, तो फिर खान साहब की हुकूमत को इन हाउस तब्दीली के साथ गिराया जा सकता था। अब जहांगीर तरीन ग्रुप की बगावत के बाद अपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके एतमाद लाना ये नंबर गेम के हिसाब से तो ठीक लगता है, यानी अपोजिशन में अगर लोग मिलते जाएं तो अपोजिशन की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो लोग कहते हैं कि क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि नंबर गेम की पॉलिटिक्स में अब कोई अहमियत नहीं रही। अगर नंबर गेम की अहमियत होती तो फिर गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते और खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी कामयाब हो जाती। वक्त ने यह साबित कर दिया है कि नंबर गेम अब भी मैटर नहीं करता। आज भी असल खिलाड़ी कोई और ही है और कोई तो है जो ये निजाम हस्ती चला रहा है। तो जब तक खेल उनके हाथ में है वो जिसे चाहे पास करें, जिसे चाहे फेल करें। तो पीपल पार्टी मुनहरफ अराकीन को साथ मिलाकर सियासी तब्दीली चाहती है। पीपल पार्टी का ख्याल ये है कि अगर विद इन हाउस लोग उनके साथ मिल जाएं, चाहे वो मुखालिफ सियासी जमातों से हो या मुखालिफ इत्तेहादों से हो, तो वो तब्दीली ला सकते हैं। जबकि जो पीडीएम की जमातें हैं वो इस किस्म की सियासी तब्दीली नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने का कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया जाए। और वो जो ताकतवर हल्के हैं जो इक्तदार के लिए बंदोबस्त करते हैं, पाकिस्तान में एक तासुर तो ये है कि हमेशा इक्तदार बंदोबस्त के तहत ही मिलता है। अवाम का जो वोट है उसकी हैसियत को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उसकी एक अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो फतवी फैसला होता है वो ताकतवरों का होता है। तो इलेक्टेबल के साथ सियासी तब्दीलियों का जो अमल है इसको भी रोका जाए, क्योंकि चंद इलेक्टेबल इस मुल्क के अंदर जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और जिस तरह वो जाते हैं वो सियासी तवाज़ुन को तब्दील कर देते हैं। अगर मुस्लिम लीग की तरफ आते हैं तो मुस्लिम लीग की हुकूमत, और अगर पीपल पार्टी की तरफ जाते हैं तो पीपल पार्टी की हुकूमत। और अब वो खान साहब के साथ खड़े हैं तो खान साहब इक़्तिदार में है। तो ये जमहूरी अमल के लिए कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं है, जिन्हें उर्फ आम में लोटे भी कहा जाता है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई जमात नहीं होती सिवाय उसके जिसकी हुकूमत आ रही हो या जो हुकूमत भी हो, या फिर इनके बारे में गुमान किया जाता है कि ये किसी और के इशारे पर चलते हैं। तो यही तो वो निज़ाम है जिसे कुछ जमातें तब्दील करने में सीरियस हो चुकी हैं, जबकि कुछ जमातें इसी निज़ाम में रहकर इससे फायदा उठाना चाहती हैं। वो समझती है कि निज़ाम की तब्दीली फिलहाल मुमकिन नहीं है, तो जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर लिया जाए। तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है। अब जिसमें लड़ने की हिम्मत है वो लड़ने की या मैदान में खड़े होने की बात कर रहा है। अब जिसमें लड़ने की बजाय मुफाहमत से सियासत करने की सोच है, ये भी सियासत का एक बेस्ट तरीका है कि आप बहुत सारी चीजें टेबल में बैठ के सेट कर लेते हैं, तो वो अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं। अब वो जमातें जो जहांगीर तरीन के लिए बाहें फैलाई खड़ी हैं, वो भी लोगों को नजर आ गई है कि वो कौन है जो चाहते हैं कि जहांगीर तरीन या उनके साथ जो लोग पीटीआई के अंदर से नाराज हैं वो उनके साथ मिल जाएं। और वो भी नजर आ गए, और वो भी नजर आ गए हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया था और किसी का आलाकार बनने से बादत कर ली। तो पीडीएम का मकसद बुनियादी तौर पर खान साहब की हुकूमत को घर भेजना है, जो जमहूरी तरीके से तो जाएगी नहीं। और अगर कोई समझता है
कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना सकती है और उसे पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए, या इस वक्त जो पीटीआई के नाराज लोग हैं उनको साथ में आना चाहिए। तो ये बड़ी आसान सी इस वक्त सूरत नजर आ रही है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप नाराज है और पीडीएम पंजाब में, यानी अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वैसे एक सीधी जमात है तो ये सब मिलकर उस्मान बुज़दार को चलता कर सकते हैं क्या? तो सवाल ये है कि क्या इससे कोई बड़ा मकसद हासिल हो सकता है? तो कहने वाले कहते हैं कि जहां बात पूरे मुल्क की है तो वो जमातें जो माज एक सूबे की हुकूमत लेकर खुश हैं और सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाकर उसे ये समझती है कि उन्होंने बड़े मकासद हासिल कर लिए हैं, यानी माज एक अपोजिशन लीडर लाने से कामयाबी मिल गई है, तो उनकी सोच का उन दूसरे लोगों की सोच से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? जिनकी नजर पूरे मुल्क पर है वो एक सूबे की हुकूमत के लेकर वो क्या तीर मार लेंगे? अब नवाज शरीफ कहते हैं, या नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, जो नवाज शरीफ 3 बार हुकूमत में रह चुके हैं, एक तवील अरसा पंजाब में हुक्मरानी कर चुके हो, तो अब वो क्या ये सारी लड़ाई महज एक सूबे पंजाब की हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं? तो अब वो जिसका इल्जाम वो दूसरों पर लगाते रहे हैं, अगर खुद भी वही काम करेंगे तो इसका फायदा क्या? तो नवाज शरीफ महज एक सूबे की हुक्मरानी लेकर सियासत को ना पंजाब तक महदूद करना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि सारी बड़ी बड़ी जमातें सिर्फ एक सूबे तक महदूद हो जाएं। तो उनकी मंजिल और है, उनके अहदाफ वाज़ेह हैं। अब उन्होंने एक नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। तो सवाल यह है कि वोट को इज्जत कैसे मिलती है? क्या वोट को इज्जत इलेक्शन से मिलती है या वोटों को इधर उधर करने से मिलती है? तो मेरा तज़किया यह कि बेशक इस वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए फजा बड़ी आइडियल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पीडीएम की तमाम जमातें और मुनहरफ अरकान मिल जाएं तो बुज़दार साहब के खिलाफ तो बड़े आसानी से तहरीक एतमाद आ सकती है। जहांगीर तरीन सख्त नाराज है, हुकूमत में उनकी कोई सुन नहीं रहा, और लेकिन और भी लोग हैं। तो बुज़दार को हटाना उन कुव्वतों की भी ख्वाहिश है जो ये समझते हैं कि पंजाब में नज़्म व नस्क किसी समझदार के हाथ में होना चाहिए। ये लोग हुकूमत में भी है, हुकूमत के साथ भी है, लेकिन ये बात वो नहीं मानते जो अब भी वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी के ख्वाब देख रहे हैं। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से सजा मुअत्तली के खिलाफ अपीलों पर जल्द समाअत के लिए नैब की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस आमर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि बरियत के फैसले के खिलाफ नैब की अपील की जल्द समाअत का कोई जवाब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन नवाज की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपीलें जल्द सुनने के लिए नैब की दरख्वास्त की समाअत की। नैब की मुतफरक दरख्वास्त पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो अपीलें कर रखी हैं उनकी समाअत जल्द की जाए। तो जस्टिस आमर फारूक ने इस पर मार्क्स दिया कि जिन रेफरेंस में सजा हो चुकी है उनकी जल्द समाअत की दरख्वास्त हो सकती है, लेकिन बरियत के फैसले के खिलाफ नैब की अपील की जल्द समाअत का कोई जवाब नहीं हो सकता। जस्टिस आमर फारूक का कहना था कि कोरोना एसओपीज के बायस सिर्फ अदालत अहम मुकदमात की समाअत कर रही है, तो हमारी भी अपनी एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक हम क्रिमिनल अपीलें सुन रहे हैं। अदालत ने इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस से 13 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। नैब ने अपनी दरखास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट हदायत जारी कर चुके करप्शन केसेस पर रोजाना समाअत की जाए। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए नैब की अपीलें जल्द सुनी जाए। तो नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त में कहा कि 9 दिसंबर 2020 के बाद से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, अब जल्द केस की समाअत की जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगल तक के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के यूसुफ गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आईन पाकिस्तान गैर कानूनियत के हवाले से वाज़ेह है, गैर कानूनी अमल की तशरीह अदालतें करती हैं। अपील में सजा की गई कि इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की जाए और सिंगल बेंच का फैसला मुस्तरद किया जाए। 24 मार्च को यूसुफ गिलानी की दरखास्त हाई कोर्ट से खारिज की गई थी। अदालत तहरीरी फैसले में सादिक संजरानी को हटाने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। उस फैसले में कहा गया था कि अदालत तवक्को रखती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाएंगे। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 59 के तहत अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन सेनेट का अंदरूनी मामला है
और इलेक्शन का सारा अमल हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। तो यूसुफ गिलानी की जानिब से प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद किए जाने का मामला अदालत में चैलेंज किया था, जिसे सिंगल बेंच ने जो है रिजेक्ट कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कर दी गई है। और पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने मुस्लिम लीग नून पर एक और संगीन इल्जाम आयद किया। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर। पीडीएम टूट गई चौधरी साहब? जी 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 जी। आप एएनपी अमलन क्या रह गया? आप एएनपी की तरफ इशारा कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, एएनपी पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं हले। पीपल्स पार्टी का तो हमारा संडे को है, लेकिन एक पार्टी का भी चले जाना। अमलन तो देखिए ना क्या उन्होंने जो कल बातें की हैं अमीर हैदर होती, और मैं समझता हूं कि वैसे भी मैं जाती तौर पर भी समझता हूं अमीर हैदर होती बहुत कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं। कभी जैसे हमारी पार्टी में फरतुल्लाह बाबर साहब करते हैं, वैसे ही पॉलिटिशियंस के अंदर वो बहुत कैलकुलेटेड, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी नपीतुली बातें की। मैंने देखा कल उनको, इज वेरी कंपोज्ड जब वो बात कर रहे होते हैं। तो देखिए ना, अगर ये नहीं तोड़ते, मसलन कहां से आ गया एकदम इस्तीफे, कहां से आ गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम हमजा शहबाज के घर गए खाने पे, तो बिलावल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं नाम नहीं लेता उन लीडर्स का, तो एक लीडर ने तमस्खराना अंदाज में पूछा कि बिलावल साहब लगता है आप तो लॉन्ग मार्च पे सीरियस हो गए हैं। एक और लीडर ने कहा अच्छा चलो ऐसा करें फिर आप जी अच्छा। फिर एक और लीडर ने कहा कि आप अच्छा वहां से चलें तो हम आपके स्टॉप बढ़ा देंगे, कराची से निकलेंगे तो आपको रमजान के करीब इधर लाहौर में ले आएंगे और फिर लाहौर से हम आपके साथ निकल पड़ेंगे। मतलब इस किस्म की गुफ्तगू से हमें वापस पे आकर सर एक सेकंड चौधरी साहब आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे लग रहा है कि पीएमएलएन लॉन्ग मार्च के मामले पर सीरियस नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, 100% नहीं थी। मैं आपको उसकी एक और मिसाल देता हूं। देखिए, जो गुजरांवाला का जलसा था उससे पहले पीडीएम का इजलास हुआ, जो लाहौर का जलसा था उससे पहले पीडीएम का इजलास हुआ। यार ये गुजरांवाला और लाहौर के जलसे से बड़ा इवेंट था कि छोटा इवेंट था? अब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर एक और इल्जाम लगा दिया कि मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च के लिए संजीदा नहीं थी। इसे कहते हैं चोर नाले चितर। तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, ना दे, ये उनका असूली मौकफ है, मगर इल्जाम तो वो लगाए जो काबिल कबूल हो। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी को उस वक्त पीडीएम से निकलने का ख्याल क्यों आया जब इस्तीफे देने का मरहला आया। ये लड़ाई तो उसको शुरू हुई जब इस्तीफे देने की बात हुई। तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया, जमनी इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीडीएम को भी लड़ाया। तो सारे काम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किए, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ा और सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर भी ले आई। तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला पीडीएम के एजेंडे का हिस्सा थी और है। अगर मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती थी तो फिर पीडीएम में जो तनाजा था उसकी वजह लॉन्ग मार्च को होना चाहिए था, असेंबलियों से इस्तीफे या सेनेट में अपोजिशन लीडर की कुर्सी नहीं। ये तो वही मिसाल हो गई कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों नहीं। या फिर संता बनता वाली एक और मिसाल है कि चले सोए भले एक ही चारपाई पर मगर तरतीब तो सीधी कर लें। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। आगे बढ़ते हैं और जहांगीर तीन पीटीआई के बड़े हम रहनुमा और आजकल उन पर बहुत सारे केसेस खुले हुए हैं और वो हुकूमत से नाराज़ है क्योंकि हुकूमत का एक बार वो हिस्सा रहे हैं और खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। तो राजा रियाज जो कि पीटीआई के रहनुमा है, एमएनए हैं, वो भी जहांगीर तीन के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। तो जहांगीर तरीन और खान साहब के जो इख्तलाफात है या जो भी मामला है इस पर राजा रियाज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं।
मजबूत हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर वो जो ज्यादा मजबूत लोग हैं अगर वो मुफाहमत नहीं होने देते फिर क्या होगा? देखें आज जहांगीर तरीन साहब ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि मैं तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूं, और हम भी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। जो यकतरफा कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि वो तरीके इंसाफ के लिए उनकी इतनी कुर्बानियां हैं और उन्होंने तरीके इंसाफ के लिए जो कुछ मीर साहब किया वो ना आपसे छुपा है, ना मेरे से और ना पाकिस्तान के अवाम से। तो ये उनकी कुर्बानियों को सामने रखते हुए पीटीआई का हर नजरियाती वर्कर चाहता है कि ये मुफाहमत होनी चाहिए, और उनके खिलाफ जो ज्यादती हो रही है, जो उनको निशाना बनाया जा रहा है और जो उनका यकतरफा ट्रायल किया जा रहा है, उनके बच्चों पे पर्चे दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और सियासी लड़ाई होती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। जो कोई भी जा रहा है या जो भी कोई कर रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक है, और इसकी हम तो मजम्मत भी करते हैं और खान साहब से अपील करते हैं कि आप तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें और पार्टी के लॉयल लोग जो हैं उनको इस तरह दबा। वो एक शेर है ना कि मीर कितने सादा है, हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब जहांगीर तरीन से नाराज हैं, तो उसकी वो जो नाराजगी है उसकी वजह चीनी की कीमत या शुगर स्कैंडल नहीं है, असल मसला कोई और है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन खान साहब के बारे में तासुर ये है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं, जिनसे उनका एक बार जी उठ जाता है या भर जाता है, फिर उसके साथ मुश्किल से ही उनका जी बैठता है। जस्टिस वजीरुद्दीन से लेकर जावेद हाशमी तक एक लंबी फहरिस्त है। इनमें बहुत सारे क्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने ना कभी करप्शन की, ना उन पर कभी इस किस्म का कोई एलिगेशन ही लगा, मगर फिर भी वो खान साहब के गुस्से की भेंट चढ़ गए। जहांगीर तरीन साहब को बनाने की, जहांगीर तरीन जो है वो खान साहब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो दूसरा काम कर रहे हैं वो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। अब अरकान असम्बली के साथ जब वो कोर्ट में पेश हुए 10-12 लोगों के साथ, तो मेरा गुमान ये कि ये मामला भी उनके हक में नहीं गया। खान साहब को किसी ने कहा होगा देखो तरीन साहब अब हमें ताकत दिखा रहे हैं, तो आम तासुर ये है कि खास तरीन साहब का पत्ता काटने वालों में खान साहब के 2 करीबी साथी शामिल हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन की जगह ले रखी है। अब वो खाली जगह पुर हो चुकी है। तो जहांगीर तरीन की खुशफहमी ये है कि उन्होंने खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, इसलिए खान साहब को उनका एहसान मंद होना चाहिए। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म समझना चाहिए, यानी अब प्राइम मिनिस्टर है तो उनसे अगर किसी ने मिलना है तो उनको प्राइम मिनिस्टर समझ कर ही मिला है। तो खान साहब अगर चाहते तो जहांगीर तरीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो असल मसला कुछ और है। एक तो मसला ये कि जहांगीर तरीन साहब पर अरबों रुपए आंख बुझाकर जेब में डालने का इल्जाम है कि उन्होंने हवा भी लगने नहीं दी, और दूसरा मसला एक पॉलिटिकल है। तो जहांगीर तरीन जिन 2 लोगों के नाम लेते हैं उनमें पहले जो मीडिया पे बात थी उसमें तो शायद उनमें नाम आता था 2 वजीरों का, अब जो नाम आ रहा है वो तो खुल के खुद नाम लेना शुरू हुए हैं। वो एक तो शहदार अकबर साहब है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं आजम खान, उनके बारे में वो कहते हैं जी कि इनकी वजह से खान साहब और मेरे दरमियान जो बहुत सारी डिफरेंसेस आ गए हैं और फासले हो गए। तो उस पर हुकूमत के बड़े अहम रहनुमा शहरियार अफरीदी वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं नदीम मलिक के साथ। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बनते वक्त जो आपके बंदे टूटे, क्या वो बंदे बिलोंग करते हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप? देखें एक एक मेंबर का सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर को पता है, A to Z, he knows each and everything। सारी सबसे बढ़कर बात यह कि यही क्या मेरे वो लोग जेकेटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं? देखिए जी, ग्रुप की तो बात ही नहीं है। जहांगीर तरीन, मैं बात फिर कह रहूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, उठना बैठना मैं उनके घर में। आपके जो 13 बंदे टूटे वो कौन थे? देखिए मेरी बात सुने, जो भी मेंबर तरीके इंसाफ के जो कि 164 और 169 यूसुफ रजा गिलानी के थे, जिसमें से 6 मेंबरान गलत हुए, एक मेरा भी वोट गलत हुआ,
तो मुझ में मॉरल करेज थी, मैंने उस वक्त बता दिया। अब सिर्फ आपको यह बताऊं कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमने टिकट के बलबूते पे सियासत इसको नहीं, यानी आपके 13 बंदे कौन से इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आपके बंदे कौन से? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को आपने देखा, मेरे पार्टी के सारे गलत काम किए, लेकिन आपके बंदे कौन थे? पार्टी को अगर मुझे पता होता मैं आपको फर बता देता। आपने तो कहा भी प्राइम मिनिस्टर को सारों का पता। प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने जो भी पार्टी के नजरिए के खिलाफ या जो भी हुआ उसकी तमाम हकीकत प्राइम मिनिस्टर। अब पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है या वाकई खान साहब को इस बात का इल्म है कि नहीं कि सेनेट इलेक्शन में वो कौन से लोग थे जिन्होंने गिलानी की जीत में किरदार अदा किया और हफीज शेख साहब को नॉकआउट करा दिया। लेकिन एक बात तय है कि खान साहब को बहुत से लोगों पर शक है, और ज्यादा जो शक है उन्हें वो जहांगीर तरीन के करीबी लोगों पर है। तो खान साहब के करीबी लोगों ने उन्हें यह बता रखा है कि हफीज शेख की शिकस्त में जहांगीर तरीन का कोई ना कोई हाथ जरूर है। उसके बाद से आप देखें तो जहांगीर तरीन जो है खासी मुश्किल में नजर आते हैं। चीनी स्कैंडल में जब जहांगीर तरीन साहब का नाम आया था तो उन्हें बाहर जाने का मशवरा दिया गया था। उस वक्त बहुत ज्यादा हवा खराब थी, तो मशवरा दिया गया कि आप जरा दाएं बाएं हो जाए ताकि बात दब जाए। तो तरीन साहब लंदन की पुरफजा मुकाम पर कुछ 6 माह गुजार कर वापस आए और बड़ी खामोशी से नीवे नीवे होकर अपने काम में लग गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तो आराम से बेचारे काम कर रहे थे। लेकिन फिर सेनेट इलेक्शन का मरहला आया और इलेक्शन जब हुआ तो अचानक जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। तो उस वक्त से आपने देखा जहांगीर तरीन जेरे अताब है। अब खान साहब ने कौन सा खुद देखा होगा कि किसने किसको वोट डाले होंगे, क्योंकि वहां कैमरे तो लगे नहीं हुए थे और जो कैमरे लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे। तो खान साहब को पेशगी कुछ लोगों ने खबरदार कर दिया था कि गेम हो सकती है और ये गेम साउथ पंजाब से होगी। तो खान साहब ने वहां के नाराज अरकान से खुद मुलाकातें की थी और उनके मुतालबात भी मानने का ऐलान किया था। अब इससे आप समझिए कि खान साहब को यह मालूम था कि अगर उनके खिलाफ कोई जाता है उनकी पार्टी के अंदर से तो उसका ताल्लुक साउथ पंजाब से होगा, और यहीं से उनका जो शक का जो था ना वो एक दायरा, उसका रुख मोड़ दिया गया जहांगीर तरीन की तरफ। तो अब वो शक उनका यकीन में बदल चुका है। तो खान साहब ने मुनहरफ अरकान की बजाय, यानी उन लोगों की बजाय जिन्होंने वोट गिलानी साहब के हक में डाले या हफीज शेख को नहीं डाले, तो वो काफी लोग थे, तो उनको सजा देने की बजाय उन्होंने मास्टरमाइंड ढूंढने की कोशिश की। तो उन्हें बताया गया कि जनाब जहांगीर तरीन की तरफ खुरा जाता है, इसलिए जहांगीर तरीन भी चाह रहे हैं कि जनाब खान साहब करीबी लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, जबकि खान साहब को यह यकीन दिला दिया गया कि जहांगीर तरीन की वजह से ही सेनेट में हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ा और नौबत यहां तक आ गई कि खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। तो जब इतना बड़ा काम हो जाए तो फिर वो कहाँ की दोस्ती, कहाँ के, तो सर ये मामला कुछ जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि मामला जो असल में है वो ये है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाइच। वो मौजूदा सियासी सूरत हाल और जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर अपना तजिया दे रहे हैं। देखते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब क्या फरमाते हैं। और आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत के खिलाफ लोग तरीन साहब के साथ मिल सकते हैं अगर वो कोई स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जाहिर है लाइन को तरीन साहब थे मगर इनके अपने जाती इंटरेस्ट थे। हुकूमत छोड़ देंगे ये और साथ चले जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के, अगर तरीन साहब एक अलग स्टैंड लेते हैं आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये तो नहीं समझता कि मौजूदा वक्त में लोग तरीन साहब की वजह से हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देंगे, लेकिन जब बगावत का वक्त आएगा, जब हालात और वजह से बगावत होगी, तो उस वक्त तरीन साहब जो है वो
एक यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद होंगे, और उस वक्त अगर उनका साथ हुआ तो डेफिनेटली वो बड़े इनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि तरीन साहब वाहिद वो आदमी हैं जो पीटीआई की जो इंटरनल वर्किंग है उसको जानते हैं, और जितने लोग लेके आए हैं हर एक से उनका ज़ाती तलक है, किसी को जहाज़ पे बिठा के लाए, किसी से मुज़ाकरात किए, सारे इत्तेहाद किए। तो मेरा ख्याल है पीटीआई की दाई अम्मा है वो, और पीटीआई की दाई अम्मा जो है वो चाहेंगी तो कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर उनके साथ जो है वो चले जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो इसका वक्त, अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे। वो ऐसे वक्त पे वार करेंगे जब पीटीआई के अंदर इंटरनल बिकरिंग और वजह से होगी, और उसके अंदर वो जाहिर है अपनी दिया सलाई जो है वो भी ज़रूर उसको आग लगाए। देखिए, ये बात खास साहब को भी मालूम है कि इस वक्त जहांगीर तरीन को अपोजिशन की मदद नहीं मिलेगी। कम से कम नून लीग तो उन्हें अपना कंधा नहीं देगी। तो पीपल्स पार्टी का कंधा देना अलग बात है, वो कंधा छोड़ जफ्फी डालने को बेताब है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जाने से तरीन साहब को इस वक्त कोई फायदा नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर बात अलग है। और जहांगीर तरीन साहब की इसलिए कोशिश यही है कि किसी तरह खान साहब के साथ उनकी मीडिएशन हो जाए, सुलह हो जाए। अब उनके पास जो रास्ता है वो मीडिया रह गया, तो अब वो मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और वो मीडिया के जरिए खान साहब को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी फैसला कुन पोजीशन पर है। लेकिन खान साहब को ये इल्म है कि तरीन साहब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खान साहब जो के बारे में ये इतलात हैं कि खान साहब एक वक्त आ गया था कि असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें रोका गया। तो रोकने वालों ने उन्हें रोक के कहा कि जनाब कुछ काम करें, असम्बलियां तोड़ने से कोई फायदा नहीं, सिस्टम को रैपअप करने से सबका नुकसान होगा। तो खान साहब पर उसके बाद फिर जब पीडीएम में ये इख्तलाफात शुरू हो गए हैं तो लॉन्ग मार्च और धरनों का भी दबाव नहीं है। तो तरीन साहब के मामले को अब वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कैश करवा रहे हैं, ताकि ये तासुर तो उनका कम से कम कायम रहे। ये भरम होता है ना कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो किसी अपने बंदे को रगड़ा लगेगा तो लोग मानेंगे कि वाकई कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन के बारे में ये तो सबको मालूम है कि वो करीब रहे हैं, अब वो करीब नहीं है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं वो अब भी ये समझते हैं, बल्कि पीटीआई के बहुत से लोग तो डॉक्टर फरदौस आशिकवान या और बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन हमारे साथ ही है। तो जहांगीर तरीन को साथ रखकर उनकी जो ड्राई क्लीनिंग की जा रही है वो एक इमेज बिल्डिंग के लिए की जा रही है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची से केस में रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रबड़ स्टैंप है, कमिश्नर कराची को हटा दिया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। इस मौके पर गुजरनाला के आसपास तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासिर की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा हुई है। घर के बदले घर दो के नारे लगाए और भी बहुत सी लोगों ने एहतजाज किया। तो अदालत में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह पेश हुए। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट अदालत में पेश की। तो कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। तो कमिश्नर कराची ने कहा कि उन्होंने शहर में हॉकी के ग्राउंड और खेल के मैदान बना दिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर कराची को फारग करें, इन्हें कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें कहां से इंपोर्ट किया गया, हमारा ऑर्डर क्या था और ये हमें क्या बता रहे हैं। कमिश्नर कराची डीजी एसबीसीए को मालूम नहीं कितने रेफरेंस बनेंगे इनके खिलाफ। ये रबड़ स्टैंप है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आम शहरियों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे होंगे। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि कमिश्नर साहब को डिप्टी कमिश्नर की बजाय अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहिए थी। हिल पार्क केस में चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से पूछा कि बताएं हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि कुछ वकीलों ने नजर सानी दरखास्तें दायर की हैं। वकीलों के वकीलों ने कहा कि हमें मुआवजा दें, 40-45 साल पहले घर खरीदे, नक्शे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जिन्होंने घर खरीदे उन्हें सब मालूम था, मैं कहीं जगह लूंगा तो देखूंगा जरूर, जिन्होंने घर खरीदे वो इतने मासूम नहीं। अदालत ने हिल पार्क तजावजात केस में वकीलों की जानिब से फरीकैन बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची ने कहा तेजोरी हाइट्स और क्रीक साइड शॉपिंग सेंटर को अदालती हुक्म पर सील कर दिया है। रॉयल पार्क में सब टावर गिरा दिए, बाग इब्ने कासिम में तामीरात को गिरा दिया गया। अदालत ने कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम की तज़ीन और राइश मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इशारे कायदीन तजावजात केस में नाले पर कायम नस्ला टावर के बारे में पूछा। तो कमिश्नर कराची ने कहा कि एसबीसीए ने कहा है यह इमारत नाले पर नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले खुद मिले हुए हैं,
कल ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर दावा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का लेआउट प्लान ले आएंगे तो हम क्या करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे। अब लोग कल वज़ीर-ए-आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे। आप लोग दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है। SPCA हर महीने अरबों रुपए जमा करती है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SPCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा भरा जाता है। यह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डर का एजेंट बना हुआ है। 50 साल पुराने इलाके में अचानक एक प्लॉट निकल आता है, अचानक लीज कर दी जाती है। कैसे? चीफ जस्टिस ने DG SPCA को नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया और इमारत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसके अलावा कराची में मुख्तार कार के हवाले से तैनात, फिरोजाबाद में मुख्तार कार तैनात करने के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आला सिंध को कहें यहाँ आए और वजाहत दें। थोड़ी देर में मुख्तार कार DHA भी आने वाला है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कह के लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब यहाँ मुख्तार कार है तो फिर DHA में भी तो मुख्तार कार होगा। कराची को मुख्तार कारों में बांट दिया गया है। यहाँ मुख्तार कार शहर को ऑपरेट कर रहा तो फिर शहर गया। कराची में मुख्तार कार नहीं, कमिश्नर कराची होता है। यहाँ तो अब किसी की जायदाद महफूज नहीं रहेगी। फिरोजाबाद में मुख्तार कार का पहली बार सुन रहा हूं। और चीनी की बरामद में शुगर मिल मालकान को अरबों में सब्सिडी के मामले पर नैब इस्लामाबाद की टीम ने महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा मार दिया और चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की इंक्वायरी कर रही है। नैब ने महकमा से गुज़श्ता 3 साल का रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन महकमा खुराक ने रिकॉर्ड की फराहमी में लेतोलाल से काम लिया। शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर अहमद खां को भी नैब तलब कर चुकी है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत 80 रुपये मुकर्रर कर दी है और रमजान मुबारक के लिए हुकूमत की डिमांड के मुताबिक चीनी की कीमत 80 रुपये फी किलो यानी फरोख्त करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत 80 रुपये मुकर्रर कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट को हदायत की कि माह रमजान में 80 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी फराहम करे। अदालत ने हुकूमत की जानिब से 1,55,000 टन चीनी सिर्फ रमजान मुबारक के लिए जो हुकूमत ने डिमांड की थी उसकी फराहमी के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल की एक नोयत की अलग अलग दराज़ों पर समाअत की और जिसमें सरकारी तौर पर चीनी कीमत को 80 रुपये के हिसाब से खरीदने के फैसले को जो है वो चैलेंज भी किया गया था। दौरान समाअत अदालत सरकारी कौम शुगर मिल को 2 मरतबा मशावरत के लिए मोहलत दी, लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। तो हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया था कि पंजाब की शुगर मिल के पास 25 लाख टन चीनी मौजूद है, जबकि रमजान में 1,55,000 टन चीनी जो है वो दरकार होगी और इसलिए अदालत ने रमजान के लिए जो हुकूमत की डिमांड थी 1,55,000 टन की, उसको पूरा करते हुए चीनी की कंपनियों को हुक्म दिया कि चीनी की जो यानी शुगर मिल्स को हुक्म दिया कि रमजान में 80 रुपये फी किलो चीनी जो है वो हुकूमत को जो है फराहम करे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये फैसला सिर्फ जो है यानी एक महदूद मिकदार और महदूद मुद्दत के लिए है, बाकी जो मामला है उसको बाद में देखेंगे। तो इस वक्त चीनी पंजाब में जो 120 रुपये किलो बिक रही है, रमजान मुबारक से पहले महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। देखना यह कि हुकूमत इस फैसले को किस तरह इम्प्लीमेंट कराती है। क्या 80 रुपये फी किलो चीनी रमजान में आवाम को दस्तयाब होगी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।